Order, order. Hello and welcome to another episode of Reporters Without Order. Today we have with us Drishti in our studio, and Pratik Goyal is joining us from Pune. And Pratik is going to talk about his story on Nagpur violence. Hello Pratik, कैसे हैं आप? मैं आई एम गुड बढ़िया हूँ। तो प्रतीक, अभी रिसेंटली आपके पास ही महाराष्ट्र में नागपुर वायलेंस हुआ है, और जिन व्यूअर्स को नहीं पता, अगर आप उसके बारे में थोड़ा एक बार बता दे तो कि वो वायलेंस कैसे स्टार्ट हुआ था और क्यों हुआ था। उस दिन पूरा जो स्टेट वाइड ना, हाँ। ये बजरंग दल और वीएचपी का प्रोटेस्ट हो रहा था, ये औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर। ठीक है, तो काफी जगह ये प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन जो राइट्स हुए वो सिर्फ नागपुर में ही हुए। तो हुआ ये था कि नागपुर में महाल करके एरिया है, ओल्ड नागपुर है। तो वो उस दिन शिव जयंती भी थी, मतलब दो शिव जयंतियां बनती हैं। एक गवर्नमेंट की होती है 19 फरवरी को, और एक तिथि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बनती है, जो कि अभी 2 दिन पहले थी जब ये राइट्स हुए, 17 तारीख को। तो उस दिन वहाँ पे एक फंक्शन चल रहा था, और लोगों ने मतलब नॉर्मल पब्लिक अपना फंक्शन कर रही थी। वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है, तो वहाँ पे वो एक उनका मतलब बोलते हैं ना सेलिब्रेशन चल रहा था। उसके बाद वहाँ पे वीएचपी और बजरंग दल वालों ने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने ये औरंगजेब का पुतला जलाया, एफएजी जलाया। और उसके साथ में वो जो ऐसा जो बनाया हुआ था ना, तो उसमें एक चादर भी थी, ठीक है, क्लॉथ था, जिसको लेके फिर और उस इसी के 30 मीटर दूरी पे उसी एरिया में एक मस्जिद है। तो वहां पे लोग जब वो जलाया, तो उसको लोगों लोगों लेके थोड़ा सा वहां पे थोड़ा सा टेंस हो गया था माहौल। तो बोले थे कि नहीं, ये इसमें ये चादर है, मतलब अब वो क्या है, वो चादर उसको लेके अफवाह चल रही थी कि उस पे कुरान की आयतें लिखी गई हैं। ठीक है, अभी आज मैं बताऊंगा अभी आगे आगे मतलब क्या हुआ, क्योंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है नागपुर में, जिसमें कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। और वो ऐसा ना मजार की चादर है, तो उस पर कुछ कुछ चीजें रहती हैं, मतलब इस्लामिक रिलीजन से जुड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस वक्त वो पूरी एक अफवाह चली, और क्या हुआ उसमें, तो ये जब माहौल हुआ, उन्होंने जलाया, तो पुलिस ने पूरा टेंशन डिफ्यूज कर दिया था उस वक्त। तो एक वहाँ को नागपुर का एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्टिकुलर माइनॉरिटीज, ये माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो इन लोगों ने वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके 50-60 लोग गए ये, और उनका लीडर था फहीम खान करके बंदा था, वो वहाँ पे जाके उन्होंने कंप्लेंट करी वीएचपी और ये बजरंग दल के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये इन्होंने इस तरीके से ये सब किया है। और जो पुलिस थी, पुलिस ने भी उनके खिलाफ गुना दाखिल किया, जो वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। तो बात ये थी कि भाई इन्होंने चादर जलाई है, मतलब जो भी कपड़ा जलाया उस पे कुरान के वर्सेस लिखे हुए थे। उसके बाद पुलिस ने कंप्लेंट ली, जो वीएचपी बजरंग दल वाले थे उन पे गुनाह भी दाखिल किया, और पुलिस ने इनको बोला, ये जो फहीम खान था, उनकी जो पार्टी के सपोर्टर्स थे, उनको बोला कि आप शांति बनाए रखें, हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। अब हुआ क्या, शाम को करीबन 6-7 बजे वापस से वहां पे उसी जो शिवाजी महाराज का स्टैचू है उसके बगल में गांधी गेट है, वहां के लोकल्स लोगों ने लाइटिंग का पूरा वो किया था सेलिब्रेशन के हिसाब से। तो नई लाइट्स लगाई हुई थी, तो वो सब एक इवेंट चल रहा था। वहीं पे मस्जिद में लोग इकट्ठा होने चालू हो गए। तो पुलिस की एफआईआर के मुताबिक ये जो फहीम खान था, उन्होंने क्या किया, क्राउड को मोबिलाइज किया शाम तक पूरा, और करीबन धीरे धीरे वहां पे मतलब 500-600 की तादाद में क्राउड इकट्ठा हो गया था मॉब से, मतलब जो मस्जिद के बाहर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, काफी लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। अब जो है 7:30 बजे, और लेकिन पुलिस बीच में थी, इस तरफ ये हिंदू लोग थे, इस तरफ मुस्लिम लोग थे, पुलिस बीच में थी। तो पुलिस भी वहां पहुंच गई थी काफी बड़ी तादाद में, और वहाँ के नागपुर के सीपी हैं वो भी आ गए थे, काफी 4-5 डीसीपीज थे। तो पुलिस उनको कन्विंस कर रही थी, जो मुस्लिम कम्युनिटी के वहां पे लोग जो इकट्ठा, जो क्राउड इकट्ठा हुआ था, कि भाई हम पूरी कार्रवाई करेंगे, आप इस पे वो मत होइए, परेशान मत होइए, पक्का पूरी कार्रवाई करेंगे। अब उसको लेके वहां पे क्या हुआ, वो क्राउड है वो सुनने को रेडी नहीं था। तो बहुत देर तक चला, वो क्राउड हो गया एग्रेसिव, और उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर वत्थर मारना शुरू किया। वहां से पूरा दंगा जो भड़कना चालू हुआ। अब जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया, तो ये जो पूरे राइड्स हुए, ये महल के 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में हुए हैं। ठीक है, वहां पे लेन्स हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, थोड़ी ना गलियां हैं, और एडजॉइनिंग कनेक्टिविटी है वो गलियों की। तो जो क्राउड भगा ना, क्राउड जो गलियों से गुजर रहा था, जो भागा वो, तो उन्होंने वहां पे जो दिखा उसको तोड़ना वोड़ना चालू किया, गाड़ियां तोड़ दी, कुछ गाड़ियां जला डाली। वहां पे 2 क्रेन्स थी, वहां पे आगे जाके वो जला डाली। उसके बाद काफी पथराव वथराव किया पुलिस पे।
मतलब हम्म 33 पुलिस वाले घायल हैं। एक ऑफिसर था, उसके हाथ में कुल्हाड़ी से वार कर दिया, वार हो गया था। एक के हम्म पाँव में पूरा बहुत बड़ा मतलब कंक्रीट ब्लॉक फेंक के मार दिया था। तीन मतलब काफी लोग मतलब पुलिस की एफआईआर के अकॉर्डिंगली कुछ जो लेडी कांस्टेबल्स थी उनके उनको मॉलेस्ट भी किया गया है मतलब। तो ये सब चीजें वहां पे पूरी मतलब करीबन 3.5 घंटा ये इस तरीके से पूरा, लेकिन पुलिस ने कंटेन कर लिया था उनको एक उसी एरिया में, फैलने नहीं हम्म दिया उस चीज को। हम्म उसके बाद अरेस्ट हुए वहां पे करीबन 55-60 लोग, तो उन्हें तभी अरेस्ट कर लिए थे और फिर वो एफआईआर दाखिल हुई है। अब यहाँ पे जब ये चल रहा था तो एक कुल मिला के शायद 4 या 5 एफआईआर दाखिल हुई है। ये तो गणेश पेट में हुई है। एक गली थी वहां पे, ओल्ड कॉलेज, सॉरी अपना ओल्ड स्लॉप कॉलेज रोड, तो उसमें ऑलमोस्ट 15 गाड़ियां पूरी तोड़ ताड़ दी गई थी। एक गाड़ी जला दी थी, तो एक गाड़ी ऐसी जली, एक ओल्ड लेडी का घर था, मतलब बुजुर्ग थी वो, बेडन थी, तो उनके घर में ना वो उसकी लपटों से जो स्मोक जाता है ना वो पूरा भरने लग गया था। तो उसमें देखिए कि एक उनका मुस्लिम नेबर, वहीं पे एक मुस्लिम नेबर था उसी लेन में, वो उनको वहां से निकाल के लेके आया और उसने फिर उनको अपने घर पे रखा, मतलब वो राइट। और ये जो जो मॉब आया था जिस महल के एरिया में जहाँ पे अटैक हुआ, तो वो वहां के लोगों का कहना है कि ये हमारे मोहल्ले के लोग नहीं है, ये दूसरे हम्म मोहल्लों से आए। जो ओ क्राउड मोबिलाइज हुआ था ना, हम्म एक यशोदा नगर करके एरिया है जहाँ का ये फहीम खान है एक्चुअली, तो वहां से जो धीरे धीरे काफी सारा क्राउड मोबिलाइज हुआ था, तो वो अलग अलग इलाकों से आया हुआ था। तो यहाँ पे बात हुई और फिर कल तक, मतलब कल तक काफी सारे लोग अरेस्ट हुए और ये फहीम खान को भी अरेस्ट किया गया। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शाम को कि उसमें वो उन्होंने वो डिस्क्राइब करके, क्योंकि बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि भाई क्या इसमें ये कुरान की आयतें लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं, क्या है मामला। तो उन्होंने पूरा उस चीज को डिस्प्ले करके बताया और बोल रहे थे कि देखिए इसमें कुरान की ये चीजें हैं। और मतलब ये बेसिकली मजार पे जो चादरें चढ़ती हैं ना, उस तरीके की चादर थी। तो उसी का उन्होंने वो बनाया था, औरंगजेब का एक पोस्टर लगा के उसके ऊपर वो वैसे जला दिया था। हम्म और इसमें एक जगह दूसरी जगह एक एरिया है, वहां पे ऐसा भी राइट हुआ, एक बंदा जा रहा था राजपुर स्टेशन, इटारसी जा रहा था नागपुर से, तो वो ऑटो से जा रहा था, तो वहां उसने देखा काफी मॉब वॉब हुआ, तो वो वहां से ऑटो ने बोला कि भैया मैं इसके आगे नहीं जा पाऊंगा, तो वहां से आधी किलोमीटर दूर स्टेशन था, तो वो आधी किलोमीटर में ही मॉब ने उसको पकड़ लिया और उसको बहुत मारा। तो हम्म वो उसके मतलब बाद में फैमिली को फोन करके बोला कि पुलिस ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, पुलिस को पड़ा हुआ मिला था वो। एक 17 साल का बच्चा था, वो भी इस तरीके से नमाज पढ़ के लौट रहा था। तरावी की नमाज थी, तो नमाज पढ़ के लौट रहा था वो, उसकी मम्मी ने बोला था कि दूध वगैरह लेके आ जाना, तो 11:30 1 बजे बाद में उसके फैमिली को फोन आया कि ये भी हॉस्पिटल में एडमिट है। उस बच्चे को भी बहुत मारा, मतलब आईसीयू में है वो। हम्म तो मॉब पूरा उस तरीके का ये हो गया था। और ये बात सही है कि वो जो अफवाहें जिसको बोल, मतलब पहले तो इनिशियली अफवाहें चले थे कि अपन ने जो स्टोरी की थी, क्योंकि उसमें कोई कंफर्म नहीं था। हम्म पुलिस के साथ, पुलिस का मानना है कि ऐसा उस पर नहीं जला है, र्यूमर्स बोला बट जा वो, रहा है इसे। हाँ पुलिस ने ये बोला है। लेकिन वो जो वो एक मजार की चादर है, अब जो मतलब जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, हालांकि वो अपन देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा कि क्या है उसमें वो, उसका एक वीडियो भी है मेरे पास। तो पूरा मामला नागपुर में ऐसा है, नागपुर का ऐसा वैसा है कि नागपुर में बहुत, मतलब कुछ 30-35 सालों से दंगे नहीं हुए थे। नागपुर में नहीं होते, मतलब सरप्राइज ये पता नहीं होगा जब बहुत लोगों को, हम्म नागपुर में कुछ पिछले 35 सालों से दंगे नहीं हुए हैं। हम्म ये इस इतनी सी बात को लेके ये इतना बड़ा बवाल हो गया वहाँ। हम्म मतलब दोनों ही जो मतलब ये जो जो फहीम खान तरीके के जो लीडर्स हैं, मतलब वो मतलब हजरत औरंगजेब, और वो औरंगजेब को हजरत औरंगजेब की तरीके से बोलता है बंदा वो भी बहुत कट्टरपंथी है। और ये जो वीएचपी और बजरंग दल के लीडर्स हैं, ये जो भी ये जो कट्टरपंथियों के चक्कर में हम्म दोनों तरफ के, वो शहर का पूरा माहौल अचानक से पूरा ये और हो अभी भी गया। कर्फ्यू है काफी पार्ट्स के अंदर वहां पे। हाँ कुछ पार्ट्स में, लेकिन अभी शांत है नागपुर में। तो ये मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है औरंगजेब की टोंग ये को ये हटाना एक्चुअली है? औरंगजेब की कब्र का ये तो अभी ये जो जैसे वो मतलब वो फिल्म की है, इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक अच्छा। है ना, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर पिक्चर आई, ये जो नेता लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, इन लोगों ने उसको लेके एक मूवमेंट बना दिया कि औरंगजेब की कब्र हटाओ। ये जो उस दिन भी ये जो आंदोलन किया था, तो वीएचपी बजरंग दल का था ना ये तो, जो शुरुआत में उन्होंने किया कि औरंगजेब की कब्र हटाओ। इसमें आम लोग का कोई लेना देना वो कुछ नहीं है, और ना ही उस मूवी को, मतलब वो विक्की कौशल को लोग पेट्रोल करने लग गए, मूवी को बोलने लगे, अरे भाई छत्रपति संभाजी महाराज का तो उनका मतलब महाराष्ट्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका स्थान है। हम्म और ऐसा नहीं, पहले से बहुत मानते हैं उनको लोग यहाँ पे। तो ये मूवमेंट उन्होंने मूवी के बाद स्टार्ट किया था या पहले से ये चल रहा बात था? नहीं 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 क्योंकि नहीं, ये बात जरूर है कि ये मूवमेंट ये जो है, इन्होंने उसको पॉलिटिकली एनहांस कर लिया, मतलब मूवी हम्म को देखते हुए उन्होंने एक अपना एक मूवी की आड़ में उन्होंने एक इस तरह पॉलिटिकल लोगों ने
एक चालू बट कर दिया कि चलो औरंगजेब इसकी को लेके तो खबर हटाओ। पहले से काफी कुछ चल रहा है ना महाराष्ट्र में। मुझे याद है कि पिछले साल काफी एफआईआर भी दर्ज नहीं, हुए हैं, जो औरंगजेब लोग को यहाँ मतलब औरंगजेब को औरंगजेब, लेके हाँ, व्हाट्सएप फोटो भी लगा देते थे। फोटो लगा दिया था तो तो एफआईआर हो गई थी। औरंगजेब का यार ये कोई महाराष्ट्र में एक अच्छा इमेज नहीं होगी, वो एक टायरेंट था माना जाता है उसको, और उसने उसने जिस तरीके से मतलब ये जो भी इसका इमेज है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे क्या मतलब बहुत इंडिया इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में उसको एक ढंग का रूलर नहीं माना जाता। हम्म तो वो उसने बहुत टायरेंट था, बहुत ही जो छत्रपति संभाजी महाराज की जो डेथ हुई थी एक्चुअली वो बहुत ब्रूटली हुई थी, तो वो एक चीज है। और वो एक उस तरीके का मतलब ये किंग था कि जो बहुत ब्रूटल है, बहुत क्रूअल है। तो उसका इमेज को लेके वैसे भी यहाँ पे वो है नहीं, बस ये है कि उसको इन लोगों ने अपना उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया कि कबार हम्म हटाओ कबार हटाओ। और बाकी जगह तो नहीं हुआ, वहाँ नागपुर में जरूर इसको लेके दंगा होगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर भी अभी अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर एक बाबरपुर करके एक बस टर्मिनल है, तो हाँ वीएचपी के लोगों ने वहां पे भी अभी रिसेंट में एक प्रोटेस्ट किया था कि उसका नाम चेंज किया जाए। हाँ 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 इस हाँ। मूवी के बाद में वो बोल रहे हैं कि इस मूवी के लाइट, मैंने अच्छा, अभी तक मूवी नहीं देखा, आपने देखा है? नहीं मैंने मूवी नहीं देखी। मैंने उनके ऊपर जो जिस मूवी पे जिस किताब पे ये आधारित मूवी है, बनी है, हाँ। शिवाजी सावंत करके एक बहुत बढ़िया राइटर थे, हाँ। जिन्होंने मृत्युंजय, छावा, बहुत पहले मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है वो। So the second story on our list today is how AI anchors are changing newsrooms, and this story has been done by the youngest member of our team, Drishti. Hi, Drishti. Hi, Sumedha. So, Drishti, I think this is your third or fourth time joining the podcast. Okay, but I think you have done a very good story on media. But हम उससे start करेंगे पहले. If you could tell us that, you know, which are the newsrooms who are opting for this change, and ये change कितना बड़ा है? There are मतलब not a lot of big newsrooms अगर हम बोले जो हमारे माइंड में आते हैं वो है, बट इंडिया टुडे इज ऑब्वियसली हाँ, दे हैव पायनियर्ड इट, उन्होंने स्टार्ट किया, वहाँ से रीजनल चैनल्स ने बहुत पिकअप किया है इनको, अच्छा, AI एंकर्स को. देयर इज दिस तेलुगु होस्ट, देयर इज कन्नड़ा होस्ट, देयर इज ओडिसी होस्ट, तो रीजनल चैनल्स ने ज़्यादा पिकअप किया है. मतलब इट्स नॉट जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि AI विल रिप्लेस ह्यूमंस, तो वो केस तो नहीं मिला मुझे. अच्छा, बिकॉज इवन टू द न्यूज रूम्स दैट आई टॉक टू, उन लोगों ने कहा कि वी डोंट इंटेंड टू किक देम आउट कम्प्लीटली, द एंकर्स. ऑल्सो जो एंकर्स हैं भी, उनके लिए भी उनको एक टीम तो चाहिए टू यू नो फंक्शन. हाँ, जो AI एंकर्स हैं उनको फंक्शन करवाने के लिए, वो सिस्टम को करने के लिए दे नीड अ टीम. तो एम्प्लॉयमेंट का वो वाला पार्ट तो नहीं है, बट yeah, they can be used in creative ways also. The best part about AI anchors is they can work 24/7. जो न्यूज रूम्स के लिए बहुत अच्छा है, जो 24/7 न्यूज कवर करते हैं, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. हाँ. और अगर पॉसिबल भी होगा तो आई थिंक उनको एक्सपेंसिव ज्यादा पड़ेगा. ये कॉस्ट कटिंग में काफी हेल्प करता है. सो आपने बताया दैट दिस AI एंकर थिंग स्टार्टेड विद इंडिया टुडे. अच्छा, सो आई मीन ये बनता कैसे है? मतलब इज इट लाइक अ सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू होता है, या फिर मतलब क्या हर न्यूज रूम अपना अलग अलग एक तरीके से एक AI एंकर को डिजाइन कर रहा है? ये कैसे होता है? So I've mentioned in my story, so the person, the startup that created these AI anchors for India Today and DD as well, so I have interviewed him. So he tells, I mean I'm not technically sound, so but still he told कि हाँ पहले you know rounds of meetings होते हैं with the client and then they tell. तो अभी इसमें मीडिया रूम्स ने, न्यूज रूम्स ने ही बताया कि उनको किस टाइप का एंकर चाहिए. अच्छा, if they wanted to be female, male, फीमेल है तो उसका स्टाइल क्या होगा, उसका क्लोथिंग क्या होगा. तो क्या बताया ज्यादातर न्यूज रूम्स ने कैसे एंकर चाहिए? हाँ, बहुत जेंडर बायस्ड है उसमें. जो मैंने 2 न्यूज रूम्स के रिप्रेजेंटेटिव से बात करी, तो एक ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि दे नीडेड अ फीमेल एंकर बिकॉज वुमेन आर मोर ब्यूटीफुल टू लुक एट व्हेन दे कम ऑन कैमरा एंड दे अट्रैक्ट मोर ऑडियंस. और मैंने जो एक्सपर्ट से भी बात करी, उन्होंने भी यही कहा, द ओनली रीजन दे आर मूविंग टूवर्ड्स फीमेल एंकर्स इज बिकॉज दे वांट टू टारगेट सर्टेन ग्रुप एंड दे बिलीव दैट फीमेल एंकर्स होंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा. तो जस्ट फॉर दैट अट्रैक्शन पार्ट अभी फीमेल AI एंकर्स इज इन द ट्रेंड. बट अभी हम जो देख रहे हैं वो वुमेन एंकर्स भी जो एज मतलब वुमेन AI एंकर्स भी, वो सब एक ही तरीके की दिखती हैं. तो मतलब क्या उन्होंने बताया भी कि उनको किस तरीके की जनरली न्यूज रूम्स की डिमांड होती है कि वो वुमेन एंकर भी कैसे लगनी चाहिए? बिकॉज आई हैव नॉट सीन एनी डार्क वुमेन AI एंकर और समबडी हु इज हेल्दी. दे आर ऑल स्लिम, दे आर ऑल फेयर.
they're all, you know, like confirming those biases we usually have for stereotypical body fits. Yeah. हाँ हाँ, मतलब although जो लीजा करके AI एंकर है, हाँ she is kind of है तो वो भी मतलब उसी नॉर्म में फिट होती है, लेकिन जो दूसरी जो तेलुगु है उसको फिर भी वो साड़ी पहनाया है, उसको हाँ। थोड़ा सा डस्की कलर देने की कोशिश करी है कि हाँ। वो थोड़ी इंडियन लगे, बट वो नहीं लगते हैं. हाँ इवन जो डीडी किसान पे भी आती है भूमि हाँ। AI एंकर, आप देखोगे वो आपको इंडियन वुमन नहीं लगेगी. हाँ और मुझे उसका तो जो- सना याद है, आई हाँ, थिंक जो सना, बहुत वो पॉपुलर तो- हुई थी, जो हाँ, स्टार्टिंग में आई थी. वो तो एकदम तो बिल्कुल भी नहीं लग रही एपिटोम थी. मैं हाँ। बोलूंगी है कि उसको दिखाया AI एंकर हाँ। को. बट उसमें जैसे एक नैना भी है, इंडिया टुडे ने इंट्रोड्यूस हाँ। किया, जो भोजपुरी में बोलती है. अच्छा एंड वी ऑल नो कि अलग लेवल से सेक्सुअलाइज किया जाता है भोजपुरी सॉन्ग्स में भी कई बार Right. वुमन को, तो उसको वही लुक दिया है. उसका साड़ी है, ब्लाउज डीप है, थोड़ा पर स्किम्पी. हाँ clothes है. और जो उसका फिगर भी है तो वो हाँ. थोड़ा मैच कर रहा है. हाँ लेकिन हम वो नहीं बोलेंगे कि वो एक एवरेज इंडियन वुमन लग रही है. हाँ आप और मैं वैसे नहीं दिखते हैं. एग्जैक्टली. तो सो वो वही है. उनका जो एक स्टीरियोटिपिकल मॉडल हाँ, लाइक होता है. वो ही है. दे So- हैव दिस लशियस हेयर, हाँ टिप टॉप एकदम उनका फेस है. बिकॉज आई रिमेम्बर लाइक there are several media pieces जो if you'll read तब when women share their experiences कि उनको anchoring job के लिए जो वो apply कर दिया, these are the things when you know newsrooms would demand from them. Because I have a friend who was telling me that she was working for a big channel and she was telling me कि मतलब मुझे literally मेरे चैनल ने बोला कि आपको वेट लूज करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं आ सकते हो कैमरा पे. I mean वो रिपोर्टिंग की जॉब के लिए है. मतलब रिपोर्टिंग जॉब के लिए आपको मतलब आप एक्टर नहीं है, आप मॉडल नहीं है जिसके लिए आपको ये सब डिमांड्स हो. एंड द सेम थिंग्स आर बीइंग रेप्लिकेटेड इन AI एंड डजंट डिपेंड मैटर कि वो कौन से रीजन से है. मतलब चाहे वो तेलुगु से हो, चाहे वो बिहार से हो, बट वो सबके डिमांड्स में. सो डिड दोज द कंपनीज हु यू नो बिल्ड दीज AI एंकर्स, डिड दे टेल यू दैट कि विमेन एंकर्स की जब डिमांड आती है, सो द चैनल स्पेसिफिकली आस्क दैट these should be so he told the person this should that be the look. yeah, the person I interviewed, he did say ki everything about the AI anchor is decided by the client. Okay, so by the newsroom in this case, because they are his clients, no? So yeah, so they give a figure description of the figure, color, hair. That is how it must have. I mean, he didn't describe aise ki how did they give it, but he did say there are rounds of meetings where it is decided, it is discussed ki how what will be even the mannerism of the AI anchor. You know, how will, because if you'll notice, Sana has like a tattoo on her shoulder. Yeah, so, that was like very odd to me. That no, I don't think any kisi. Yeah, so that is not something that an AI creator would just say that I'll put a tattoo on this anchor. No, obviously the newsroom asked for it. No. Yeah. So if you'll go in itna detail mein these nuanced things, the newsroom is asking for it. I wonder, like, if the newsrooms are asking for these, you know, stereotypical women as AI anchors too. I mean, how would they report on gender and gender sensitivity के ऊपर उनका क्या काम कैसे होता होगा? I mean, anyway, media और journalism में female journalist को उतना importance नहीं मिलता. और if they'll just confirm even technology to this, we can only think कहाँ जाएंगे हम 2025 में भी. Exactly. But the other thing I wanted to learn from you that इसका trend जो start हुआ, मतलब why did this demand for AI anchors come into place? That why did, like, was this decision taken for cost cutting purpose? Not exactly, because it started in 2018 when Chinese channel launched first AI anchor. It was a male, by the way, but India started with a female AI anchor. After that, you know, India Today launched, and they launched it by saying that this Sana will do 24/7 news, and it's like an innovation and in technology and innovation in media that we are bringing. So I don't think so that was the part, but like the two media houses that I talked to for this story, one of them did say that a human anchor would cost me more than an AI anchor, because the person that I interviewed who creates all these, so he did say that there's just like one time cost of creating these anchors that media houses pay, and then there's like a subscription. Achha. So just monthly payment they have to pay, which is far less than what they will pay or they already pay to a human anchor. So it is
cheaper, but they sometimes they just do it, as I said, one of the experts said that they do it to attract audience. You know, they are introducing something new. Because the other media house that I talked to who had Lisa as their AI anchor, they did say that cost cutting was not on our minds when we were doing it, because now also we have a team who helps in doing whatever the Lisa is doing, because someone And writing writes the scripts. script and Acha. then the show, they put it on the software, so we need people for that too. So I mean, those scripts are not AI generated. No, I mean, they did say, the creator did say they can generate the script, the AI can generate the script, but there are high chances that it will just hallucinate and cook up a story. Like if there is no news, it will just cook up a news. So that is a very risky thing. So they write it, like people like you and me write the script for the AI anchors and then it is fed to it. But वो कुछ ज़्यादा ही computerized नहीं लगेगा या फिर बहुत technical नहीं लगेगा? Like I wonder, like if the AI anchors are also getting views. They are. Yeah. But मतलब on YouTube, as far as I have seen, अच्छा कैसे, मतलब can you like give the some India Today comparison? का, they have this entire YouTube channel called Aaj Tak AI. आज तक AI? Yeah, on YouTube they have it. उसमें क्या है? Only the AI anchors are giving out the news. Oh. Like breaking news. They covered Mahakumbh, they covered elections, then weather, then there's horoscope, sports. और कितने subscriptions है? I don't remember subscribers the हैं, sorry. I don't remember the numbers, but they are in like thousands. They are good numbers and they are getting views. So it might be working, but who knows, people might also get bored very soon, because that's the tendency of, you know, this technology nowadays. We don't have attention span utna. We tend to get bored easily. And plus, like, human anchors are, like, you know, very good at, you know, like in terms of when it comes to, you know, maybe, you know, changing the script while they they're also talking. bring in the emotional, humane touch to the stories. And they also come with a lot of experience. So how they'll present the news will be much Of different course. from how an AI is doing it. This is also one of the reasons the media houses that I talked to, they said that we don't give any sensitive or, you know, any controversial news to these AI anchors, because they will not bring that feel to the news that a human anchor will bring. So that something is, AI can never be human in any sense. So that is why I think. But maybe who knows? Matlab, this is the first draft of AI anchors we are watching. That is also true. And with time, because like AI keeps getting better, उनको उसको जितना input देते हो. But it's interesting to see that how AI is, you know, changing the media landscape in India. Okay, Drishti. So I think, so with this, we come to the last section of our podcast, which is the recommendation section. So Drishti, anything interesting you have read or watched this week, which you would like to recommend to our viewers? Not this week, but I had read it a while ago. It's a book called Palace of Illusions. I'm sure a lot of people might have read, but if you haven't, you can check it out. What is it about? It's the story of Mahabharata, but from Draupadi's point of view. Because all the Mahabharatas that we have seen, it is from the male perspective, you know, about the 5 brothers, about the 100 Kauravas. But this is the story of Draupadi, how she felt, you know, being a wife to 5 brothers and all her journey. So it's a good book. It's by Chitra Banerjee. It's quite popular. Yeah, it's very popular. So that is why I'm saying, if you haven't read it, please go check it out. It's by Chitra Banerjee. अच्छा. Amazing writer. मेरा रिकमेंडेशन है कि जो लोग अगर छत्रपति संभाजी महाराज को समझना चाहते हैं, तो वो शिवाजी सावंत का एक उपन्यास है, उनके ऊपर किताब है उनका, छावा, वो संभाजी महाराज के ऊपर है, वो पढ़ना चाहिए. मेरा रिकमेंडेशन वो है. ठीक है. So and my recommendation is, I think there was this PM Narendra Modi's video of, I think, inaugurating Vantara was going quite viral. So I think it's the best time to read M. Rajshekhar's piece on Himal magazine, or you can check out their website. It is named The Cost of Reliance Wildlife Ambitions, and I think it's a must read. And with that, this podcast is adjourned. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.